हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल फिट और फाइन होंगे। आज हम वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज का पेपर कोड 108 डिस्कस करेंगे, हिंदी का सेक्शन। और इसी पेपर के साथ में आपके फुल लेंथ जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट होते हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और ये पेपर आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपकी पूरी तैयारी का हर एक सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस ओर है। और यदि कोई कमी आपको नजर आती है तो आप पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में अपनी तैयारी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो टेस्ट दिए थे वो सब्जेक्ट वाइज दिए थे। अब आप बिल्कुल जो आपके पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देने जा रहे हैं। तो मेरी सभी को आपको शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 108 का हिंदी का सेक्शन डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। देखिए, आपको शुद्ध शब्दों का पता लगाना है। 4 ऑप्शंस हैं, गत्यवरोध, ऐक्य, निधि, निर्दय, उर्मी, पौरोहित्य, किरीट, अत्युक्ति, प्रागैतिहासिक, उद्धर्व, इंदु और दायित्व। सभी शब्द शुद्ध बताने हैं, जो कि है ऑप्शन सी। और हर एक जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं उनमें हो सकता है शुद्ध शब्द भी हों, लेकिन उनमें अशुद्ध शब्द भी हैं। आपको यहाँ पे सभी शुद्ध शुद्ध बताने हैं, जो कि केवल ऑप्शन सी में है। देखिए, पहले ऑप्शन में जो ऐक्य है ये गलत हो जाता है। उर्मी, उर्मी इस तरह लिखेंगे हम। और पौरोहित्य भी गलत है। मैं आपको यहाँ केवल वही शब्द हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिन पे आप विशेष तौर पे ध्यान दें। जैसे पौरोहित्य गलत है, यहाँ पे औ की मात्रा होगी। किरीट, अत्युक्ति, प्रागैतिहासिक ठीक है। उद्धर्व, ये इंदु में देखिए ये गलती अक्सर हम करते हैं। इंदु, दायित्व, ये दायित्व नहीं होता है, दायित्व होता है। ठीक है, ई नहीं होगा, यह होगा। उधर्व में भी से ये ऊ वाली ही जो गलती है वो उधर्व में भी है। तो इस तरह से यदि हम सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। अब देखिए, आपसे अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं, यहाँ ध्यान देना है पूछा क्या गया है। 1 मिनट रुकिए, हर प्रश्न पे ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए है सदोपदेश, अनाधिकृत, निरानुनासिक, प्रतीक्षा, ज्योत्सना, पर्यवेक्षण, पार्वतीय, व्यावहारिक, प्रकृति, श्रृंखला, अत्यधिक और अतिथि। अब देखिए, सभी अशुद्ध पूछा है आपसे। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सभी अशुद्ध हो। कई बार हम क्या करते हैं, हमने ऑप्शन देखा ये अशुद्ध लग रहा है, ये अशुद्ध लग रहा है, वही टिक कर दिया, जबकि आपको हर एक शब्द को पढ़ना है कि किसमें सारे ऑप्शन जो है वो अशुद्ध, सारे शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। देखिए, अगर हम उत्तर की बात करें तो वो है ऑप्शन ए। सदोपदेश नहीं होता है, सदुपदेश होता है। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। और निरानुनासिक नहीं होता है, निर्नुनासिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही गलत हो जाता है। सदुपदेश होगा, अनधिकृत होगा और निर्नुनासिक होगा, ना कि निरानुनासिक। ठीक है, बाकी अगर हम और ऑप्शंस की भी बात करें, देखिए ज्योत्सना, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि अक्सर हम गलत लिखते हैं। देखिए, ज्योत्सना इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ गलत है। पर्यवेक्षण ठीक है। पार्वतीय, पार्वतीय कोई वर्ड, पार्वती नहीं, पर्वतीय होगा। ठीक है, पर्वतीय। और व्यवहारिक, व्यवहारिक होगा। प्रकृति यहाँ ठीक है। श्रृंखला भी देख लीजिए आप, इसमें भी हम अक्सर गलती करते हैं, ये होगा श्रृंखला। जैसे हमने पिछले टेस्ट में श्रृंगार की बात की थी, वैसे ही लिखा जाता है श्रृंखला। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो कि अशुद्ध हैं। और बाकी अत्यधिक ठीक है, यहाँ पे अतिथि ठीक है। और यह बताई दिया मैंने आपको, सदुपदेश होगा ये। ठीक है, सदुपदेश, ना कि सदोपदेश। सदुपदेश होता है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द। अनधिकृत होगा, निर्नुनासिक होता है। निरानुनासिक नहीं होता है, निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक, ये है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द, निर्नुनासिक। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए।
और इन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखिए परस्पर पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, मतलब हर एक ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें किसी एक शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला है कच्छ, चिकुर और कुंतल, मयूर, शिखी, शिलिमुख, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, पाषाण, प्रस्तर और उपल। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कच्छ, चिकुर और कुंतल, ऑप्शन ए, इस ऑप्शन में जो जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं, पर्यायवाची दिए गए हैं, वो पर्यायवाची हैं बाल, केश। ठीक है, कच्छ, चिकुर और कुंतल। अब देखिए जो सेकंड है, अच्छा अब फिर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर्यायवाची नहीं है। चलिए रुकिए, तो ऑप्शन उत्तर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो ये तो बाल के पर्यायवाची हैं तीनों, कच्छ, चिकुर और कुंतल, मयूर, शिखी और शिलिमुख। इसमें देखिए मयूर मोर का पर्यायवाची है, शिखी भी मोर का पर्यायवाची है, लेकिन शिलिमुख मोर का पर्यायवाची नहीं है। शिलिमुख है पर्यायवाची भौरा। ठीक है, भौरा, भंवरा जो भी हम बोलते हैं, तो भौरा हो सकता है, भंवरा हो सकता है, ये होता है शिलिमुख। तो दो जो शब्द हैं वो मोर के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये भौरा का पर्यायवाची है, अर्थात ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला ऑप्शन है पांचाली, कृष्णा और याज्ञसेनी। ये शब्द मैंने आपको पिछले टेस्ट डिस्कशन में बताया था। याज्ञसेनी किसे कहते हैं? द्रौपदी को। तो ये तीनों ही द्रौपदी के पर्यायवाची हैं, और पाषाण, प्रस्तर और उपल, ये तीनों पर्यायवाची हैं पत्थर के। ठीक है, पाषाण, प्रस्तर और उपल। तो उत्तर क्या है? बी, मयूर, शिखी मोर के हैं, लेकिन शिलिमुख भौरा का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची हैं? देखिए अब पूछा गया है परस्पर पर्यायवाची हैं, वहां था नहीं है। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। प्रस्तर और उपल, दशन, रदन, भुजंग, पन्नगारी, पावक और अनिल। यदि हम उत्तर की बात करें इस प्रश्न में, तो उत्तर हो जाता है, क्योंकि है पूछा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है, क्योंकि दशन और रदन ये दोनों ही किसके पर्यायवाची हैं? दांत के। ये दोनों ही पर्यायवाची हैं दांत के। ठीक है, दशन, रदन, दांत परस्पर पर्यायवाची हैं, उत्तर ऑप्शन बी है। अब बात कर लेते हैं बाकी। देखिए प्रस्तर और उत्पल। अब देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार, ये उत्पल है और ये उपल है। उपल किसका पर्यायवाची है? पत्थर का, जबकि उत्पल किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं शब्दों में हम कंफ्यूज होते हैं। उत्पल है कमल और उपल है पत्थर। प्रस्तर तो पत्थर है ही, लेकिन ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पत्थर और कमल। भुजंग होता है सांप। ठीक है, भुजंग होता है सांप, और पन्नगारी होता है गरुड़। तो ये भी परस्पर पर्यायवाची नहीं हुए हैं। पावक, पावक किसका पर्यायवाची है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पावक होता है आग, अग्नि। ठीक है, और अनिल है वायु। यदि अनिल की जगह अनल होता तो वो सेम हो जाते, यहाँ अनिल है, ध्यान दीजिए, अनिल होता है वायु। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, दशन, रदन और दांत। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? अच्छा नहीं पूछा गया है, वी उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, विदुर, व्याकरण, व्युत्पत्ति और विभा। उपसर्ग नहीं की यदि बात कर रहे हैं तो वो है ऑप्शन ए, जो कि है विदुर। देखिए विदुर में वी उपसर्ग नहीं है, विद धातु है इसमें, संस्कृत का शब्द है और इसमें विद धातु है, ना कि वी उपसर्ग है। और विद का अर्थ होता है सभी कुछ जानने वाला, जिसको हर चीज का ज्ञान हो, वो कहलाता है विदुर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें भी, बाकी सभी में देखिए व्याकरण में भी वी उपसर्ग है, व्युत्पत्ति में भी है वी और उत्पत्ति, और विभा में भी वी उपसर्ग है, जबकि विदुर में वी उपसर्ग नहीं है, विद धातु है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? मतलब कोई उपसर्ग उसमें है ही नहीं, कौन सा शब्द है ऐसा? बेचारा, विहित, बेशुमार या विदित। तो देखिए बेचारा में भी है, बेशुमार में भी है, विहित में भी है, विदित में कोई भी उपसर्ग नहीं है। हाँ, विदित में कोई उपसर्ग नहीं है,
देखिए विदित का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम आपने कई बार सुना भी होगा, बोलते हैं हम कि जैसा कि आप सभी को विदित है ना। विदित का अर्थ होता है आपको पहले से उस चीज का पता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है, ज्ञान है आपको उस चीज का, तो ये विदित जो है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा गया है आपसे। पहला है यह सदैव सही समय पर आता है। यह सदैव सही, हाँ बिल्कुल सही है, वह यह सदैव सही समय पर आता है। पकड़े जाने पर वह औरत रोने लगी, ये भी सही है। किसी को गाली देना ठीक नहीं है, ये भी सही है। वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है सॉरी, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, देखिए बार बार जयपुर जाया है नहीं बोलते हैं कई बार जयपुर जाया है, ठीक है, तो यहाँ होगा कई बार, ना कि बार बार। तो यही वाक्य अशुद्ध है, तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? अच्छा, करण तत्पुरुष समास पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, गुणयुक्त, जीवनदान, पथभ्रष्ट और स्वर्ग पतित। पूछा क्या गया है? करण तत्पुरुष समास। अब देखिए यदि हम इन शब्दों का किसी भी उत्तर पे पहुंचने के लिए समास में आपको शब्द का समास विग्रह करना होता है, ठीक है, तो हम भी करके देखते हैं। देखिए गुणयुक्त, गुण से युक्त, जीवन दान, जीवन का दान, और पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, ठीक है। अब देखिए यदि हम करण तत्पुरुष समास की जब भी हम बात करते हैं तो करण का जो एक क्लू होता है, जो हिंट होता है जिससे हम उसकी पहचान करते हैं, वो होता है से। यदि से है तो करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब यहाँ पे से तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उत्तर क्या होगा? तो उत्तर की यदि हम बात करें तो वो होगा ऑप्शन ए, गुणयुक्त, गुण से युक्त। अब बी और सी क्यों नहीं हो, सॉरी सी और डी क्यों नहीं होगा, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए सी है पथभ्रष्ट और डी है स्वर्ग पतित। देखिए से तो है इन दोनों में भी, लेकिन यहाँ जो से है वो क्या भाव व्यक्त करता है? वो भाव व्यक्त करता है किसी चीज से अलग होने का, ठीक है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से वो अलग है। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से गिरा, तो वो अलग हो रहा है। यदि अलग होने का भाव है तो वहां पर ये करण तत्पुरुष समास नहीं होगा, वहां अपादान हो जाएगा, ठीक है। और यदि से का यहाँ पे भाव है, द्वारा का यहाँ पे भाव है, जैसे गुण से युक्त है वो, है ना, तो उसमें वो अलग नहीं हो रहा है, वो उससे अलग होने का भाव नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे करण तत्पुरुष समास है। और अब हम जीवन दान की बात भी कर लेते हैं। जीवन दान होगा जीवन का दान। यदि का शब्द है तो वो क्या होगा? संबंध। पढ़ा है हमने संबंध का के की, तो वो संबंध होगा जीवन दान में। सॉरी, संबंध तत्पुरुष समास ये है करण और ये दोनों है अपादान, क्योंकि ये अलग होने का भाव है। ते तो है लेकिन अलग होने का भाव है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन करती हैं ये चीजें। तीनों ऑप्शन में से है, उत्तर क्या होगा? तो यदि अलग होने का भाव है तो करण नहीं होगा, वहां अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है आपसे। टका सा जवाब देना, साफ मना करना, सही है। घर बसाना, विवाह करना, ये भी सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। अच्छा, भयंकर चोट पहुंचाना ये गलत है। देखिए पेट पर लात मारना भयंकर चोट पहुंचाना नहीं होता है। पेट पर लात मारने का अर्थ होता है किसी की रोजी रोटी छिन जाना, है ना, उसकी, जैसे हम बोलते हैं कि किसी के पेट पर लात क्यों मारनी, तो किसी की रोजी रोटी क्यों छीननी है, तो इसका अर्थ ये होता है भयंकर चोट पहुंचाना, इसका अर्थ नहीं होता है, तो यही सही उत्तर है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, बीजारोपण करना मुहावरे का भावार्थ है। अब देखिए बीजारोपण का अर्थ नहीं पूछा गया है आपसे, इसमें भी कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपसे बीजारोपण करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। गमले आदि में बीज बोना, आरंभ करना, खेत जोतना या पौधे लगाना। तो यदि हम बीजारोपण करना मुहावरे के भावार्थ की बात कर रहे हैं तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है आरंभ करना। किसी भी कार्य को आरंभ करना है, बोलते हैं कि बीजारोपण करना, ठीक है। तो ये इसका उत्तर जो है आरंभ करना होगा, बीजारोपण करना मुहावरे का अर्थ। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अलग स्थिति
किस लोकोक्ति का अर्थ है? आपको भावार्थ दिया हुआ है, लोकोक्ति पूछी गई है कि इस अर्थ के साथ कौन सी लोकोक्ति बिल्कुल सूट करती है, सटीक बैठती है। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल मैं पात पात, ढाक के 3 पात, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अलग स्थिति देखते से ही पता चल रहा है ऑप्शन से ही, 3 लोक से मथुरा न्यारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात की यदि बात करें तो इसका जो भावार्थ है वो होता है कि कोई एक व्यक्ति चालाक है या कोई एक चालाक है और दूसरा उससे भी अधिक चालाक है। जैसे हम बोलते हैं ना शेर को सवा शेर, वैसे ही है तू डाल डाल में पात पात। अगला है ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात का अर्थ होता है कि मतलब हर परिस्थिति में वैसे ही बने रहना, ढाक के 3 पात वैसे ही बने रहना या हमेशा एक जैसा रहना। ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि हमेशा एक जैसा रहना, एक समान रहना, ढाक के 3 पात। और इन ये तो है ही नहीं ऑप्शन कोई, तो सही जो उत्तर है वो है 3 लोक से मथुरा न्यारी। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? तो आपको वाक्य शुद्धि करनी है, पता लगाना है। ध्यान से देखिए, मैं, सीता और तुम खेलेंगे, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तुम, सीता और मैं खेलेंगे, मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूं। तो यदि शुद्ध की बात करें तो तुम, सीता और मैं खेलेंगे शुद्ध है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, अब देखिए इस जो ये वाक्य है इसमें बहुत से कर्ता हैं, ठीक है। अब जब बहुत से कर्ता होते हैं किसी भी वाक्य में तो उनको एक सीक्वेंस होता है जिसमें उस वाक्य को बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है जो सही होता है। ऐसे तो हम बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि हम शुद्ध की बात कर रहे हैं तो एक सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर, हमें वो फॉलो करना होता है। तो देखिए यदि हम इस तरह के वाक्य की बात कर रहे हैं, तुम, सीता और मैं खेलेंगे, जो कि शुद्ध वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए जब इस तरह बहुत से करता हूं तो सबसे पहले यहाँ बात किसी कर रहे हैं हम तुम की, ठीक है, जो कि मध्यम पुरुष है। हमेशा जब बहुत से करता हूं तो हमें मध्यम पुरुष की बात करनी होती है। उसके बाद में मध्यम पुरुष के बाद में ये देखिए सीता जो कि अन्य पुरुष है, और लास्ट में हम लिखते हैं मैं जो कि उत्तम पुरुष है। तो इसको हम फॉलो करेंगे, तुम, सीता और मैं खेलेंगे, तो यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? देखिए शाखा मृग का अर्थ क्या होगा, पहले तो हम इसका समास विग्रह कर लेते हैं, तभी तो हम समास तक पहुंच पाएंगे। तो शाखा मृग होता है, शाखा का है मृग जो, ठीक है, शाखा का है मृग जो, कौन है शाखा का मृग, कौन होता है, बंदर, ठीक है। अब बात करते हैं समास की, तो शाखा का है मृग जो, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी होगा। देखिए बहुव्रीहि समास हमने पहले भी बात की है पिछले डिस्कशन में भी, कि बहुव्रीहि समास की पहचान क्या होती है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, और जब दोनों पदों का मेल होता है तो उससे एक नया ही अर्थ, एक नया ही कोई विशेष अर्थ निकल के सामने आता है, ये पहचान होती है बहुव्रीहि समास की, जो कि इस प्रश्न में भी है। देखिए शाखा मृग से आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदर के बारे में बात हो रही है, लेकिन शाखा का है मृग जो अर्थात बंदर, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जैसे कि हम बात करें पंचानन, है ना, 5 हैं आनंद जिसके, या बात करें त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, इस तरह से ये होते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? कठिन, मीन, पुजारिन या चिन्ह? तो इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पुजारिन में, पुजारी प्लस इन, पुजारिन। बाकी किसी में भी इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, मीन, चिन्ह नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है? सही संधि शब्द पूछा गया है। पद, मूर्ति, गुरुपदेश, मिष्टान या उच्चशंकल? तो शुद्ध की बात कर रहे हैं तो वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मिष्टान है, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्टान, ठीक है, मीठा अन्न, मिष्टान, जो भी मिठाई होती है उसके संदर्भ में बोला जाता है, पता ही है हम सबको। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला है लुटेरा शब्द का सही संधि विभाजन क्या है? चलिए ऑप्शन ए है लुट एरा, बी है लूट और एरा, सी है लूट प्लस एरा, और डी है लुट प्लस एरा। तो यदि हम सही उत्तर की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, लूट प्लस एरा। अब यहाँ पे तो लूट है और यहाँ हो गया है लुट, देखिए है ना, ऐसा क्यों हुआ है?
तो संधि के कभी कभी ऐसे नियम होते हैं जिसमें कि जो प्रथम पद होता है उसमें जो दीर्घ ये है इसका उसका ह्रास हो जाता है और वो लघु में परिवर्तित हो जाता है। इन नियमों का आपको ध्यान रखना है। हर में ऐसा नहीं होता है लेकिन संधि के विशेष नियमों में ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो सही उसका उत्तर होगा वो लूट प्लस एरा होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? संधि सही नहीं है पूछा है आपसे। बात करते हैं ऑप्शंस की। षठ प्लस मास क्षणमास, जल प्लस ओघ जलौघ, सही है तो एक प्लस एक एक एक, और सही नहीं पूछा गया ना, हाँ, और स प्लस अच्छ स्वच्छ। तो यदि सही नहीं पूछा गया है तो ये भी सही है, ये भी सही है, 3 और 4 यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, और 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको डिफाइन करके पूरा बताया है इसलिए, लेकिन यदि देखिए क्षणमास सही है हमें पता है, जल ओघ सही है ये भी पता है, या हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा है जो आपको ये पता है कि हाँ ये है, समझ लीजिए आपको ये पता है, स्वच्छ का पता है आपको, ठीक है, 6 प्लस अच्छे, जैसे मुझे ये पता है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं तो मैंने क्षणमास ठीक है। अब मैं देखूंगी पूछा गया है सही नहीं है, मतलब एक तो उत्तर नहीं होगा, एक कहाँ कहाँ है सबसे पहले मैं उनको कट कर दूंगी, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब ये दोनों मेरे उत्तर नहीं है। अब क्या है, अब मेरी लड़ाई से केवल 2 ऑप्शन से है, बी से और सी से। ए और डी तो पहले ही चले गए हैं, आउट हो गए हैं वो तो। अब देखिए दूसरा क्या है, जल प्लस ओघ जलौघ, ये भी सही है मुझे पता है। अब ऑप्शन 2 किसमें है वो मुझे, अब देखिए यहाँ पे 2 है, ये भी मैंने कट कर दिया, बचा क्या? ऑप्शन सी, यही मेरा उत्तर है। अब देखिए कितनी एक आश्चर्य की बात है कि 3 और 4 उत्तर है, जहां तक तो मैं अभी पहुंची भी नहीं हूँ लेकिन उत्तर मेरे को मिल चुका है। तो यही मैं आपको समझाती हूँ, ये इस तरह के प्रश्नों में बहुत बार हमें नहीं, अब हमें पता भी नहीं है ये है या नहीं है, लेकिन उत्तर तक तो हम पहले ही पहुंच गए हैं जो कि है 3 और 4। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, तो एक 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 नहीं होगा, एक एक होगा, और सु प्लस अच्छ होता है, ठीक है, यहाँ पे स प्लस अच्छ दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है, तो उत्तर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 3 और 4 यहाँ पे सही संधि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं, आपको विलोम शब्द बताने हैं, सीक्वेंस ध्यान रखना है। अगर पहले संकल्प लिखा है तो आपको संकल्प का ही विलोम ढूंढना है, उपचय लिखा है तो आपको वो उसके बाद आपको उपचय का विलोम ढूंढना है, ठीक है। संकल्प का विलोम शब्द पूछा है, अच्छा, संकल्प का विलोम होता है विकल्प और उपचय का होता है अपचय, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए ए विकल्प और अपचय हो जाएंगे संकल्प उपचय के। निम्न शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं, अर्पण और सात्विक का विलोम ढूंढना है आपको। अर्पण का विलोम क्या होता है? अर्पण करना और ग्रहण करना, तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण करना और सात्विक का विलोम होता है तामसिक। अब अर्पण और तामसिक, सॉरी ग्रहण और तामसिक ऑप्शन सी में है, देखिए ग्रहण और तामसिक, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ भी ग्रहण तो है लेकिन यहाँ पे असात्विक है, जबकि क्या होता है तामसिक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? ये प्रश्न आपके पहले भी आ चुका है टेस्ट में। अगोचर उत्तर भी पता है, शायद सभी को पता होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अर्थात ये देखिए इंद्रियों को जिसका अनुभव ना हो, अगोचर, ये हम कृष्ण के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, ईश्वर के पर्यायवाची में भी हम अगोचर प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अगोचर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। अब इसमें भी आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले प्रवाल देखना है फिर प्रवार देखना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना टेस्ट में ना एग्जाम में, ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप उत्तर ही गलत कर दें आता हुआ भी, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। प्रवाल का शब्द, प्रवाल का अर्थ होता है मूंगा और प्रवार का अर्थ होता है वस्त्र। अब देखिए मूंगा और वस्त्र, इसी सीक्वेंस में आपको उत्तर ढूंढना है। मूंगा और वस्त्र है ऑप्शन बी, उत्तर यही है। अब देखिए मूंगा और वस्त्र यहाँ भी है,
लेकिन पहले वस्त्र है बाद में मूंगा है। मुझे पता है कई लोगों ने ऑप्शन सी भी किया होगा टेस्ट में, लेकिन वो गलत हो गया है। जिसने ऑप्शन बी किया है वो राइट है। इसलिए बोल रही हूँ कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बहुत नॉर्मल होती है, सभी से हो ही जाती हैं, लेकिन आपको उनका ध्यान रखना है। तभी तो हम टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आपको जो भी गलतियां करनी है हम यही कर लें। मेन एग्जाम में गलतियां ना हो, जितनी गलतियां करनी है हम टेस्ट सीरीज में कर लें, ताकि वहां कोई गलती ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। बहुत ही इजी प्रश्न है। राजतंत्र, शासन तंत्र, जनतंत्र और अधिकारी तंत्र। ऑप्शन डी सही है, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। पहले भी प्रश्न आ चुका है, सभी ने ठीक किया होगा। पेमेंट, रिफंड, रिएम्बर्समेंट और रिकमेंडेशन। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति। पेमेंट होता है भुगतान करना, और रिफंड होता है वापस लौटाना, और रिकमेंडेशन का होता है किसी की सिफारिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है, प्रतिपूर्ति, रिएम्बर्समेंट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर से आपको शुद्ध शब्दों का पता लगाना है। शताब्दी, साधुवाद, मुहूर्त, किरीट, भार्यापति, आध्यात्म, शशिभूषण, जयंती और उधर्वगामी, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। अब देखिए सभी शब्द शुद्ध पूछे गए हैं, तो सभी शब्द देखिए अब यहाँ पे भी गलत है। मुहूर्त यहाँ गलत है, इसमें किरीट पहला ही गलत है, शशिभूषण गलत है, जयंती गलत है, चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन ये तीनों सही हैं। तो सही उत्तर तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। इसमें देखिए मुहूर्त की यदि हम बात करें तो मुहूर्त ये हो जाएगा, मुहूर्त। ठीक है, और किरीट अभी पिछले प्रश्न में आया ही था हमारे ये शब्द, किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, ये देखिए किरीट। और आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, अध्यात्म। और शशि भूषण में शशि ये होगा, शशि। ठीक है, शशि ये होगा। जयंती इस तरह लिखेंगे, जयंती। उधर्वगामी, चंद्र, ये तो ठीक है ही, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। तो चलिए इस तरह से उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि है चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, जो कि सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध हैं। चलिए तो इस तरह आपका कोड 108 का हिंदी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखिए। सभी टेस्ट बहुत ध्यान से दीजिए। ये फुल लेंथ टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी तैयारी के, कि आपकी तैयारी किस और जा रही है, आपको कितनी मेहनत और करनी है। एग्जाम बहुत नजदीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।